जब दिमाग का ढक्कन बंद हो तो वह खुल नहीं सकता है। यह हमेशा से यही बात कही जा रही है। अगर दिमाग का ढक्कन खोलना है तो विवेक का इस्तेमाल करो। कोशिश करो, जब तक कोशिश करो कि दिमाग का ढक्कन खुल ना जाए। जो लोग दिमाग का ढक्कन खोलने की कोशिश नहीं करते हैं वे लोग कभी भी इस दिमाग का ढक्कन नहीं खोल सकते हैं। अतः इस दिमागी ढक्कन खोलने के लिए निरंतर कोशिश करते रहो। एक दिन यह बरसों से जाम ढक्कन खुल जाएगा। फिर इसमें नई नई सोचें, विचार डालें जो मानव हित में हो, समाज हित में हो, संसार हित में हो, बहुजन हित में हो, के लिए उपयोगी हो और सम्यक मार्ग सभी को मिल जाएगा। दिमागी ढक्कन खोलने के लिए इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा जीवित है तो उसे कोई मार नहीं सकता और दिमागी ढक्कन सतत अभ्यास करने से खुल जाएगा। भीम दहाड़ चैनल की ओर से। भाग 3 खंड 2 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 2 श्री भीमराव अंबेडकर का लिखित अनुपूरक बयान। नंबर 1। इस अनुपूरक बयान का प्रमुख उद्देश्य यह दिखाना है कि अपने पिछले बयान में बम्बई प्रेसिडेंसी के अस्पृश्यों के लिए प्रतिनिधित्व की जिस योजना की सिफारिश मैंने की है उसे किस प्रकार प्रतिनिधित्व की उस योजना के चौकटे में फिट किया जा सकता है, जिसका प्रस्ताव विधान परिषद के गठन के लिए बम्बई सरकार ने किया है। 2। विभिन्न प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में सरकार ने जो सीटें निर्धारित की हैं, सर्वप्रथम तो मैं उनकी संख्या में कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव करना चाहूँगा। प्रस्तावित अनेक परिवर्तनों को नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है। कॉलम नंबर 1 निम्न के लिए सीटों का बंटवारा। कॉलम नंबर 2 सरकार द्वारा। कॉलम नंबर 3 मेरे द्वारा। 1 सिंध के जमींदार और जागीरदार 1-1। 2 गुजरात के सरदार 1-1। 3 दक्षिण के सरदार 1-1। 4 बम्बई विश्वविद्यालय 2-2। 5 यूरोपीय 4-4। सिंध के हिंदू 3-4। मुसलमान 18-10। 6 नगर 18-17। प्रेसिडेंसी के 26 जिले 52-60। कुल योग 100-100। 3 जहां तक उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली का संबंध है, मैं सरकार से सहमत हूँ। 4 सरकार ने सिंध के हिंदुओं के लिए 3 सीटें रिजर्व की हैं। मैंने उनके लिए 4 का प्रस्ताव किया है। उनमें से एक सिंध के अस्पृश्यों के लिए अलग से निर्धारित की जाए और उसे संप्रदाय आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा भरा जाए। 5 6 नगरों के लिए मैंने 17 सीटें रिजर्व की हैं। मेरा प्रस्ताव है कि इनमें से 10 बम्बई को दी जाएं, 10 में से एक सीट नगर के अस्पृश्यों को दी जाए और उसे संप्रदाय आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा भरा जाए। 6 अभी तक यह दर्शाया गया है कि सिंध के अस्पृश्यों तथा बम्बई में उनके भाइयों के लिए कैसे व्यवस्था की जा सकती है। इन 2 सीटों के अलावा प्रेसिडेंसी खास बम्बई नगर को छोड़कर के अस्पृश्यों को 7 सीटें आवंटित की जाएंगी। यह मैंने अपने पिछले बयान के पृष्ठ 32 पर बता दिया है। इस प्रकार प्रेसिडेंसी के अस्पृश्यों के लिए 9 सीटों की व्यवस्था की जाए। दलित वर्गों की परिभाषा करने में बम्बई सरकार कठिनाई अनुभव कर रही है। कठिनाई कोई वास्तविक कठिनाई नहीं है,
क्योंकि सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए अस्पृश्य तथा दलित वर्ग में कोई भेद नहीं है। अस्पृश्यों की अधोगति के बारे में बम्बई सरकार को पूरी जानकारी है, अतः उसकी कठोरता खेदजनक है। बम्बई सरकार ने दलित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने से मना कर दिया है। ऐसा करके उसने जानबूझकर महानतम हितों को खतरों की सबसे गहरी खाई में फेंक दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समिति ऐसा नहीं होने देगी। 60 में से 7 सीटों को निकालकर शेष 53 के बारे में मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें 26 जिलों की अस्पृश्य जनसंख्या में इस प्रकार बांट दिया जाए। भले ही मैं सरकार से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकता, फिर भी मैं अपनी स्वीकृति देता हूँ कि जिला वार 2 के हिसाब से सिंध के 7 जिले 14 सदस्य चुने, लेकिन जो 19 जिले सिंध के बाहर हैं उनके लिए मेरा विचार है कि 2 सदस्यों वाला निर्वाचन क्षेत्र पर्याप्त नहीं होगा। मुख्यतः उसका कारण यह है कि अस्पृश्य हिंदू जनसंख्या सजातीय नहीं है। अस्पृश्य हिंदुओं के उप विभाजनों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें कम से कम कुछ मामलों में तो 2 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को छोड़ना होगा। 91(2) विचारणीय 19 जिलों के बीच 39 सीटों को बांटने के लिए मैं पहले भाषा के आधार पर जिलों के समूह इस प्रकार बनाना चाहूंगा। जिले 1 गुजराती अस्पृश्य हिंदू जनसंख्या 1 अहमदाबाद 6,14,286। 2 भड़ोच 1,70,545। 3 खेड़ा 5,56,667। पंचमहाल 2,59,929। 5 सूरत 5,35,236। कुल 21,36,663। 1 नंबर 2 मराठी 1 ठाणे 7,36,915। 2 कोलाबा 5,09,158। 3 रत्नागिरी 10,03,240। 4 अहमदनगर 7,38,747। 5 खानदेशपुर 7,89,740। 6 खानदेश पश्चिम 4,37,391। 7 नासिक 7,45,965। 8 सतारा 8,83,488। 9 पूना 8,58,607। 10 सोलापुर 5,74,152। कुल 72,77,403। जिले अस्पृश्य हिंदू जनसंख्या। तीसरा कन्नड़ 1 बेलगांव 7,34,598। 2 बीजापुर 6,77,041। तीसरा धारवाड़ 8,20,345। चौथा कनारा 3,72,857। कुल 26,04,841। संबंधित 19 जिलों में अस्पृश्य हिंदुओं की कुल संख्या 1,20,18,907 है। बंटवारे के लिए 39 सीटों में से 8 सीटें गुजराती जिलों को, 23 मराठी जिलों को और 8 कन्नड़ जिलों को देना चाहूंगा। वास्तविक निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार होंगे। कॉलम नंबर 1 भाषाई जिले। कॉलम नंबर 2 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या। कॉलम नंबर 3 निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। कॉलम नंबर 4 निर्वाचन क्षेत्र द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। 1 गुजराती अहमदाबाद 6,14,286। 1 2 भड़ोच 7,27,212। 2 3 भड़ोच 3 में खेड़ा शामिल है। चौथा पंचमहाल 5वां सूरत दोनों में 7,95,165।
3 3, 2 मराठी, 1 थाना, 2 कोलाबा शामिल। 12,40,073, 4 4। तीसरा रत्नागिरी 10,03,240, 5 2। चौथा और चौथा अहमदनगर और पांचवा नासिक शामिल। 14,84,712, 6 3, 6 और 7 शामिल। 6 पे खानदेश पूरब, 7 पे खानदेश पश्चिम। 12,27,131, 7 3, 8वां। 17 8,83,488, 8 डैश। 9वां पूना 8,58,607, 9 3। 10वां सोलापुर 5,74,152, 10 3। तीसरा कन्नड़ 1 और 2, बेलगांव और बीजापुर शामिल। 14,11,639, 11 4। तीसरा धारवाड़, चौथा कनारा शामिल। 11,93,202, 12 4। 19 जिलों के लिए प्रतिनिधियों की कुल संख्या 39 है। मूल में 17 जिले के लिए कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। ऐसे समूह बनाने का मुख्य लाभ यह है कि संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के बिना ही मराठों तथा लिंगायतों की मांग पूरी हो सकती है। कोई जिला इस बात की पवित्रता का दावा नहीं कर सकता कि राजनीतिक प्रयोजनों के लिए उसकी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, जबकि ऐसा अतिक्रमण हमें संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व के क्षेत्र को न्यूनतम रखने में समर्थ बनाता है। 8 मुसलमानों को कितने प्रतिनिधि दिए जाएं, इस बारे में बंबई सरकार से मेरा मतभेद है। जनसंख्या और कांग्रेस योजना के 2 आधारों में से बंबई सरकार ने कांग्रेस योजना को तरजीह दी है और तर्क को ताक पर रख दिया है। ऐसा करते समय उसने सुधार योजना के निर्माताओं की सुनिश्चित राय की उपेक्षा की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लीग योजना में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के अनुपात के बारे में वार्ता के अलावा और कोई आधार नहीं हो सकता। इस बात पर आग्रह करना ही होगा कि कांग्रेस के गठन को देखा जाए तो वह एक ऐसी संस्था है कि प्रतिनिधि के तौर पर उसके वायदे उस विशाल जन समूह पर लादे नहीं जा सकते जिसने विचार विमर्श में हिस्सा ही नहीं लिया है। 9 इस प्रेसिडेंसी में मुसलमानों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 20% है। अतः जनसंख्या के आधार पर वे निर्वाचन की 100 सीटों में से सिर्फ 20 सीटों के हकदार हैं। लेकिन यदि जनसंख्या में आवश्यकता को जोड़ दिया जाए तो मेरे विचार में उन्हें 24 सीटों से संतुष्ट हो जाना चाहिए। यह लक्ष्मण रेखा है और उसके उल्लंघन को सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके उल्लंघन से अन्य समुदाय घाटे में रहेंगे। इन 24 सीटों में से सिंध के 7 जिले प्रति जिला 2 के हिसाब से 14 मुसलमान चुनकर भेजेंगे। अन्य 10 सीटों का बंटवारा आगे दी गई सारणी के अनुसार हो सकता है। 1 बंबई नगर जनसंख्या 1,79,246 प्रतिनिधि संख्या 2 उत्तरी डिवीजन 3,42,696 2। तीसरा मध्यवर्ती डिवीजन 3,67,509 3। चौथा दक्षिणी डिवीजन 4,57,997 3। कुल योग 10। मुसलमानों के मामलों में भी मैं डिवीजन वार समूहों की अपेक्षा भाषाई समूहों को बेहतर मानूंगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे थाने के किसी मुसलमान का संबंध सूरत के मुसलमान से हो सकता है, भले ही दोनों जिले एक ही डिवीजन के अंतर्गत हों। जाति की दृष्टि से जो लोग अलग अलग हों उनका समूह बनाने की कोई तुक नहीं होगी। श्री भीमराव अंबेडकर को बुला कर लिया गया बयान। सर फ्रैंक चिलाई वह सीडेन हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में प्रोफेसर थे।
उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई से बीए की डिग्री ली। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से उन्होंने एमए किया। वह महार जाति के हैं और उनका बयान दलित वर्गों से संबंध रखता है। जहाँ तक हिंदू समुदाय का संबंध है, श्री अंबेडकर ने उन्हें अस्पृश्य और अस्पृश्य के दो वर्गों में विभाजित किया है। यह विभेद व्यवहार की दृष्टि से आकाट है और जातीय आधार के विभाजन से अधिक सुविधाजनक है। उन्होंने ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर के अंतर को भी माना है, लेकिन यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ तक उम्मीदवार के प्रति मतदाता के रवैये का संबंध है, ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर के बीच अंतर से अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अस्पृश्यों और अस्पृश्यों के बीच विभाजन का इस पर काफी बड़ा फर्क पड़ेगा। उनका विचार है कि ब्राह्मणेतरों के लिए संप्रदाय आधारित निर्वाचन क्षेत्रों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि उनके अनुपूरक बयान के अनुसार 3 सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों की स्वीकृति दी गई तो ब्राह्मणेतरों को कुछ सीटें मिल जाएंगी। अपने लिखित बयान के पैरा 16 में दिए गए आंकड़ों से वह दिखाना चाहते हैं कि एक समान संपत्ति अर्हता के आधार पर जो समुदाय जनसंख्या के हिसाब से अल्पसंख्या में हो सकता है, वह मतदाता संख्या के हिसाब से बहुसंख्या में हो सकता है। जिन कतिपय समुदायों का उल्लेख उन्होंने किया है, वे समूचे प्रांत में अल्पसंख्या में हो सकते हैं, खास जिलों में से बहुसंख्या में हैं। उन्हें यथासंभव सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व संबंधी गुहार, पुकार एवं आतुरता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अतः उन्होंने 3 सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की है। वह अस्पृश्यों के लिए मताधिकार में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन यदि 2 से अधिक सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों की स्वीकृति दी जाती है तो मताधिकार के अर्हता स्तर को कम करने की बात का महत्व गौण हो जाता है। छोटे निर्वाचन क्षेत्र की दशा में यथा मराठों की दशा में यह वांछनीय होगा कि उनका समूह बनाया जाए। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी समुदाय विशेष का बहुमत है तो उस समुदाय के लिए अलग से सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है। यदि किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में अस्पृश्यों का बहुमत हो तो वे सांप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व की मांग नहीं करेंगे। उन्होंने अलग प्रतिनिधित्व की मांग केवल इस कारण की कि वे अल्पसंख्या में हैं और एक समान मताधिकार के आधार पर वे सदैव अल्पसंख्या में ही रहेंगे। मताधिकार के अर्हता स्तर को नीचा करने के बारे में उनका तर्क यह है कि अस्पृश्य होने के कारण उनके पास संपत्ति है ही नहीं, वे व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि ग्राहक के उनके पास आएंगे ही नहीं। उन्होंने एक घटना का हवाला दिया। एक महार औरत तरबूज बेच रही थी, उसे पकड़कर थाने में ले जाया गया। उन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी से बाहर की स्थिति की जानकारी नहीं है। बम्बई प्रेसिडेंसी की मिलों में अब भी अस्पृश्यों को बुनकर विभाग में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती। एक अस्पृश्य एक मिल के बुनकर विभाग में अपने को मुसलमान बताकर काम करने लगा, लेकिन पता चल जाने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। चुनाव के सिलसिले में अस्पृश्य की यह परिभाषा संतोषजनक है कि अस्पृश्य वह व्यक्ति है जो अपने स्पर्श से भ्रष्ट कर दे। ऐसा नहीं है कि कुछ जिलों में कुछ जातियां अस्पृश्य हैं और अन्य जिलों में वे स्पर्श हों। उनके वर्गीकरण के अनुसार जनसंख्या का कोई 8% अंश अस्पृश्य है, लेकिन उन्होंने 9 सीटों का प्रस्ताव किया है। वह कोई 9% होगा। ये सीटें पृथक सांप्रदाय आधारित चुनाव के जरिए भरी जाएंगी। उन्हें मालूम है कि विकास की वर्तमान स्थिति में अस्पृश्य
उत्तरदायी वोट देने के लिए किसी भी प्रकार योग्यता नहीं रखता। समूची बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के बीच केवल एक बीए है और 6-7 मैट्रिकुलेट हैं। अंग्रेजी जानने वालों का अनुपात नगण्य है, लेकिन पिछड़े वर्गों की तुलना में कम नहीं है। दलित वर्ग खासकर महार और चमार वोट दे सकते हैं। वह चाहते हैं कि शिक्षा के रूप में उन्हें वोट दिए जाएं। वह उनके बीच कम से कम 25 या उससे अधिक लोगों का पता लगा सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल की 6वीं या 7वीं कक्षा पास कर ली है। भले ही यह संख्या अधिक नहीं है, फिर भी दलित वर्गों के लिए उन्होंने जिन 9 सीटों का सुझाव दिया है उन्हें उनमें से भरा जा सकता है। ऐसा उम्मीदवार व्यवहारिक मामलों में ग्रेजुएट के बराबर होगा। भले ही उत्तरवर्ती स्वयं को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सके, वह ऐसी किसी प्रणाली का विरोध करते हैं जिसके अधीन अन्य वर्गों से दलित वर्गों के प्रतिनिधि लिए जाएं, यथा मिशनरियों द्वारा प्रतिनिधित्व सही अर्थ में प्रतिनिधित्व नहीं होगा। उन्होंने दलित वर्गों के लिए बड़े निर्वाचन क्षेत्रों का सुझाव दिया है। उनका विचार है कि यदि मुसलमानों के लिए ऐसे बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार किया गया है तो क्या कारण है कि वे दलित वर्गों के लिए व्यवहारिक सिद्ध नहीं हो सकते। दलित वर्गों को पर्याप्त संख्या में सीटें मिल सकें, इसके लिए उनका सुझाव है कि मुसलमानों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित 18 सीटों को घटाकर 10 कर दिया जाए। उन्हें घटाने का औचित्य है क्योंकि जनसंख्या के आधार पर मुसलमान केवल 20% सीटों के हकदार हैं। उनका विचार है कि कांग्रेस लीग समझौता सबके लिए बाध्यकारी नहीं है। श्री हेली, स्पर्श वे लोग हैं जिन्हें नागरिकता के कतिपय अधिकारों से वंचित किया गया है, जैसे सड़क पर चलने का अधिकार तो हर नागरिक को है, और यदि किसी व्यक्ति को ऐसा करने से रोका जाता है तो भले ही अस्थायी रूप से हो, यह उसके अधिकार का उल्लंघन है। उसके लिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसके अधिकार के प्रयोग में कानून द्वारा बाधा डाली गई या सामाजिक प्रथा द्वारा। सरकार ने इस कुरीति को पहचान लिया था और स्पर्श वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरी में लिया था। उनका सुझाव है कि दलित वर्गों के लिए मताधिकार संबंधी अर्हता के स्तर को कम किया जाए, क्योंकि सरकार का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वह इस समुदाय की दशा सुधारे। जनगणना रिपोर्ट को देखकर उन्होंने कहा है कि स्पर्श और अस्पर्श की समस्या सिंध में है। भले ही वहाँ की जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात अधिक है, पर वहाँ हिंदू भी हैं। यदि सिंध के हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है तो उनका विचार है कि दलित वर्गों के लिए भी विशेष व्यवस्था क्यों न की जाए। श्री बैनर्जी, दलित वर्ग ऐसे 9 व्यक्तियों का पता कर सकेंगे जो अंग्रेजी बोल सकते हों और काउंसिल में उनके हित का प्रतिनिधित्व कर सकें। मैट्रिकुलेशन से नीचे का स्तर 6ठी जमात का है और जो 6ठी जमात पास कर लेगा वह काउंसिल के वाद विवाद को समझ सकेगा। उनके बीच कोई 25 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 6ठी जमात पास कर ली है। राजनीतिक प्रयोजनों के लिए दलित वर्गों की परिभाषा करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। दलित और अस्पृश्य में कोई भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो दलित वर्ग का सदस्य नहीं है ऐसी बात मन में नहीं लाएगा कि वह स्वयं को दलित या अस्पृश्य जताने का प्रयास करे, जबकि पिछड़े वर्गों के मामले में ऐसा हो सकता है। उन्हें स्वीकार है कि दलित वर्गों के लिए कम से कम 8 प्रतिनिधि हों और उन्हें चुना जाए। नामजद प्रतिनिधि उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। श्री क्रम, सिंध में अस्पृश्य वर्गों की समस्या और दशा के बारे में उन्हें कोई अनुभव नहीं है।
और वह इस कथन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वहाँ केवल एक ही ऐसा वर्ग है, अर्थात भंगियों का। उनकी सूचना है कि सिंध में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 8,37,426 है और अस्पृश्य वर्गों की कुल जनसंख्या 1,35,224 है। श्री नटराजन, उनका विचार था कि भारत में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य है कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। लोकप्रिय विधानसभाओं को सत्ता का अधिकांश भाग सौंपते समय ऐसी व्यवस्था की जाए कि राजनीतिक संस्थाओं में सामाजिक प्रणाली से जुड़ी कठिनाइयां और असुविधाएं न तो दोहराई जाए और न ही सनातन बनाई जाए। जहां तक वर्तमान यथार्थ स्थिति का संबंध है, उन्होंने स्वीकार किया और मिसाल दी कि जैसे परेल स्कूल में जो दलित वर्गों के लिए है, वहां अनेक उच्च जाति के छात्र हैं, वह एक अच्छा स्कूल है, अतः वे गए। उसी प्रकार स्वयं डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर हैं और दलित वर्ग के हैं। सभी वर्गों के छात्र उनके शिष्य हैं और उन्हें उच्च जाति के शिष्यों को पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होती। यदि सीटें देकर सरकार अस्पृश्य वर्गों को मान्यता दे तो उनका दर्जा ऊंचा हो जाएगा और उनकी शक्तियां जागृत होंगी। उनकी सीटों की संख्या के बारे में उनका कोई विशेष आग्रह नहीं है, वह तो बस इतना ही चाहते हैं कि जो व्यवस्था हो वह पर्याप्त हो। 24 जनवरी 1919 और 31 जनवरी 1919 के बीच बंबई में निम्न व्यक्तियों को बुलाया गया और उनके बयान लिए गए। 1. L.C. क्रैम, स्क्वायर, ICS, बंबई सरकार के प्रतिनिधि, 24 जनवरी 1919। 2. ऑनरेबल मेजर C. फर्नांडिज, MD, IMS, अस्थायी, 24 जनवरी 1919। 3. द रेवरेंड कैनन DL जोशी, बॉम्बे इंडियन क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि, 24 जनवरी 1919। 4. लेफ्टिनेंट कर्नल H.A.J. गिडनी, IMS, अवकाश प्राप्त, एंग्लो इंडियन एम्पायर लीग, बंबई शाखा, 25 जनवरी 1919। 5. सर जमशेद जी भोए, BART, 25 जनवरी 1919। 6. W.A. हैग ब्राउन, एस्क्वायर, यूरोपियन एसोसिएशन की बंबई शाखा के प्रतिनिधि, 25 जनवरी 1919। 7. श्री D.D. सताए, बॉम्बे नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि, 25 जनवरी 1919। 8. दी ऑनरेबल श्री M.A. जिन्ना, 25 जनवरी 1919। 9. श्री C.N. वाडिया, बंबई मिल मालिक संघ के प्रतिनिधि, 27 जनवरी 1919। 10. श्री B.R. शिंदे, 27 जनवरी 1919। 11. श्री K.R. कोरेगांवकर, मराठा IKU सभा के प्रतिनिधि, 27 जनवरी 1919। 12. दी ऑनरेबल श्री M.A. जिन्ना, 27 जनवरी 1919। 13. मिर्जा अली मोहम्मद खान, 27 जनवरी 1919। 14. श्री भीमराव R. अंबेडकर, एस्क्वायर, 27 जनवरी 1919। 15. दी ऑनरेबल श्री B.J. पटेल, 28 जनवरी 1919। 16. दी ऑनरेबल साहिब हीरा लाल देसाई भाई देसाई, 28 जनवरी 1919। 17. दी ऑनरेबल श्री चुन्नी लाल B. मेहता, 28 जनवरी 1919। 18. A.V. लाठे, एस्क्वायर, 28 जनवरी 1919। 19. दी ऑनरेबल श्री R.P. परंजपे, 28 जनवरी 1919। 20. श्री B.R. कोठारी, दक्कन रैयत एसोसिएशन के प्रतिनिधि, 28 जनवरी 1919। 21.
सर्वश्री उमर सोहानी तथा एस.जी. बैंकर, बम्बई होम रूल लीग के प्रतिनिधि 29 जनवरी 1919। 22 एच.एन. आप्टे एस्क्वायर, दक्कन सभा, पूना के प्रतिनिधि 23 जनवरी 1919। 23 एन.सी. केलकर एस्क्वायर, 29 जनवरी 1919। 24 दी ऑनरेबल श्री डी.वी. बेल्वी, 29 जनवरी 1919। 25 राव बहादुर ठाकुराम कपिलराम, 29 जनवरी 1919। 26 एन.एम. जोशी एस्क्वायर, भारत सेवक संघ के प्रतिनिधि, 30 जनवरी 1919। 27 दी ऑनरेबल राव बहादुर वेंकटेश श्रीनिवास नाइक, 30 जनवरी 1919। 28 पंडित आर चिकोडी, 30 जनवरी 1919। 29 दी ऑनरेबल श्री एस.जे. गिल्लम तथा सर थॉमस बी. ब्रिकेट नाइट, बम्बई वाणिज्य मंडल के प्रतिनिधि, 30 जनवरी 1919। 30 श्री अम्बालाल साराभाई, श्री कस्तूरभाई लाल भाई दलपत भाई के साथ अहमदाबाद मिल मालिक संघ के प्रतिनिधि, 30 जनवरी 1919। 31 देवीदास माधव जी हारकसे एस्क्वायर, बॉम्बे नेटिव पीस गुड्स मर्चेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि, 30 जनवरी 1919। 32 दी ऑनरेबल श्री गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला, 31 जनवरी 1919। 33 श्री बी.वी. जाधव, 31 जनवरी 1919। 34 दी ऑनरेबल सर फाजुल भाई करीम भाई नाइट CIE, 31 जनवरी 1919। 35 H.P. मोदी एस्क्वायर, 31 जनवरी 1919। और 36 सरदार B.N. मुतालिक इनामदास सेंट्रल एसोसिएशन सतारा के प्रतिनिधि, 31 जनवरी 1919। अध्याय 2 संघ व नाम स्वतंत्रता। काले स्मारक व्याख्यान गोखले हॉल, पूना में संपन्न दी गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के वार्षिक उत्सव पर 29 जनवरी 1939 को दिया गया व्याख्यान। आज जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसकी तुलना में आपके द्वारा तय की गई दूरी कम महत्वपूर्ण है। टॉलस्टॉय, प्रथम प्रकाशन 1939, प्रथम संस्करण से पुनर्मुद्रित। प्रस्तावना। मैं समझता हूँ कि इस पत्रक के स्रोत तथा इसके प्रायोजन के संबंध में कुछ कहना असंगत नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे यह पत्रक इस समय प्रकाशित करना पड़ा है। इस देश में अनेक लोगों को यह मालूम होगा कि पूना में द गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स नामक संस्थान है, जो डॉक्टर D.R. गाडगिल के निर्देशन में कार्य कर रहा है। यह संस्थान अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए प्रति वर्ष एक समारोह आयोजित करता है और इस अवसर पर राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र से संबंधित किसी विषय पर व्याख्यान देने के लिए किसी को आमंत्रित करता है। इस वर्ष डॉक्टर गाडगिल ने मुझसे व्याख्यान देने के लिए कहा। मैंने यह आमंत्रण स्वीकार किया और अपने व्याख्यान के विषय के रूप में संघीय योजना को चुना। इस व्याख्यान में संघ की संरचना तथा उसकी मीमांसा दोनों ही शामिल थे। यह व्याख्यान 29 जनवरी 1939 को पूना के गोखले हॉल में दिया गया था। तैयार किया गया यह व्याख्यान मुझे दिए गए समय के हिसाब से बहुत अधिक लंबा हो गया था, फिर भी मैंने श्रोताओं को 2 घंटे तक टिकाए रखा, जबकि सामान्यतः ऐसे व्याख्यान के लिए निर्धारित समय 1 घंटा होता है। मुझे इस व्याख्यान के संघीय स्वरूप से संबंधित पूरे भाग को तथा इसकी संरचना से संबंधित कुछ भाग को छोड़ना पड़ा, लेकिन इस पत्रक में इस अवसर पर मेरा स्वतंत्र रूप से तैयार किया गया संपूर्ण व्याख्यान दिया गया है।
इस पत्रक के स्रोत के बारे में इतना कहना ही काफी है। अब जहाँ तक इसके प्रकाशन के कारणों का संबंध है, गोखले संस्थान में दिए गए सभी व्याख्यान प्रकाशित किए जाते हैं, अतः इस प्रक्रिया के अनुसार इसे भी प्रकाशित होना चाहिए था, लेकिन कुछ अन्य कारणों से भी मैं इसे प्रकाशित नहीं करवा सका। जहाँ तक संघ का संबंध है, ज्यादातर भारतीय आम जनता इससे अनभिज्ञ प्रतीत होती है। इस तथ्य के बावजूद कि संघ होना चाहिए और यह भी कि संघ बुरी चीज है, आम जनता यह स्पष्ट रूप से नहीं जानती कि इस संघ की प्रकृति तथा संकल्पना क्या है, और इसलिए वह इसके बारे में कोई बौद्धिक राय बनाने में असमर्थ है। यह आवश्यक है कि आम जनता के हाथ में एक ऐसा पत्रक हो जिसमें संघ की रूपरेखा तथा उसकी मीमांसा संक्षिप्त रूप में उपलब्ध हो, जो उस योजना की काम चलाऊ समझ प्रदान करने में पर्याप्त हो। मुझे आशा है कि यह पत्रक इस आवश्यकता को पूरा करेगा। मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि इस पत्रक का प्रकाशन सामयिक माना जाएगा। संघ एक बहुत ही जीवंत मुद्दा है और बहुत ही आवश्यक भी। बहुत जल्दी ही यह निर्णय लेने के लिए ब्रिटिश भारत के लोगों का आह्वान किया जाएगा कि क्या वे संघीय योजना को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। इस देश में कांग्रेस के एक प्रमुख राजनीतिक संगठन है और वह इस संघ को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है, जिस तरह उसने प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार कर लिया है। मुस्लिम लीग के साथ की जा रही बातचीत और देशी राज्यों के साथ की जा रही सौदेबाजी से हर तरह मेरी यह धारणा पुष्ट होती है कि कांग्रेस संघ को स्वीकार करने के लिए तैयार है और यह बातचीत तथा सौदेबाजी अन्य दलों के साथ काम चलाऊ व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है, ताकि उनकी सहायता से कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आ सके, जैसा कि वह प्रांतों में है। श्री सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ तक संकेत दिया है कि कांग्रेस का दक्षिण पंथ संघ के प्रति इतना वचनबद्ध है कि उसने पहले ही अपने मंत्रिमंडल का चयन कर लिया है। यह कोई महत्व नहीं रखता कि यह सब कुछ सही है या नहीं। मुझे आशा है कि यह सब कुछ गलत है। चाहे जो कुछ भी हो, मामला गंभीर तथा नितांत आवश्यक है और मैं समझता हूँ कि उन सभी लोगों को जो इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं कहना चाहिए। वास्तव में मेरा अनुभव है कि इस समय चुप रहना अपराध होगा। यही कारण है कि मैंने अपने व्याख्यान को प्रकाशित कराने में जल्दी की है। मेरा विश्वास है कि संघ जैसे विषय पर मेरे विचार यदि दूसरों को यकीन नहीं दिला सकेंगे तो कम से कम उन्हें सोचने के लिए प्रेरित तो करेंगे ही। भीमराव अंबेडकर, 1339, राजगृह, दादर, बम्बई, 14। आमुख डॉक्टर गाडगिल तथा गोखले संस्थान के विद्यार्थियों, आज शाम आपको संबोधित करने के लिए आपके निमंत्रण को पाकर मैं बहुत ही सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। आज आप ऐसे दिन उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं जिसे आपका स्थापना दिवस घोषित किया गया है। मुझे आपके संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय राव बहादुर R. काले को व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बम्बई की पूर्व विधान परिषद में वह मेरे साथी थे। मुझे मालूम है कि जिस विषय पर भी वह कार्य करते थे, उस कार्य को करने में कितनी सावधानी बरतते तथा कितना अध्ययन करते थे। मुझे विश्वास है कि वह ऐसे सभी लोगों के आभार के अधिकारी हैं जो इस संस्थान की स्थापना के साहित्यार्थ ज्ञान तथा अध्ययन के प्रति सजग हैं और जिनका कार्य ज्ञान की खोज करना तथा उसे उन लोगों के लिए उपलब्ध कराना है जो उसके उपयोग के प्रति सचेत हैं। चूंकि
प्रथमतः ज्ञान अनुपम शक्ति है तथा द्वितीय वे सभी जो ज्ञान की इच्छा रखते हैं और उसके प्रति सजग हैं, उनके पास ज्ञान की खोज के लिए समय और धैर्य नहीं है। ऐसा व्यक्तित्व जो ज्ञान को आवश्यक मानता है तथा उसके अर्जन में आने वाली कठिनाइयों को समझता है, मुझे उसके साथ तथा उस संस्थान के साथ इस तरह जुड़ने में प्रसन्नता हो रही है जिसकी उसने स्थापना की है। अपने व्याख्यान के लिए मैंने जिस विषय को चुना है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में विहित संघीय योजना है। विषय का शीर्षक आपको यह आभास दे सकता है कि मैं संघीय संविधान की व्याख्यान करने जा रहा हूँ। ऐसा करना स्वयं में एक असंभव कार्य होगा। संघीय योजना बहुत विशाल योजना है। इसके उपबंध प्रथमतः भारत सरकार अधिनियम 1935 की 322 धाराओं, दूसरे 9 अनुसूचियों में जो इस अधिनियम की ही अंग है, तीसरे इस अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए 31% आदेशों तथा चौथे देशी राज्यों द्वारा पारित किए जाने वाले सैकड़ों विलय पत्रों में दिए गए हैं। कोई भी इतने विशाल विषय पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करता भी है तो उसे इसके सभी पक्षों को प्रतिपादित करने में वर्षों लगेंगे। मैंने अपने लिए बहुत ही सीमित सा काम निर्धारित किया है। इस कार्य के अंतर्गत इस योजना की कुछ स्वीकृत परीक्षणों के अनुसार जांच करना तथा इस जांच के परिणामों को आपके समक्ष रखना है ताकि आप इस योजना के संबंध में अपनी राय बना सकें। यह सही है कि मैं इस योजना की रूपरेखा तैयार करने से एकदम नहीं बच सकता। वास्तव में मैं इस योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि यह एक आवश्यक व प्रारंभिक चीज है जिसके बिना मेरी मीमांसा उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकेगी। लेकिन अपने इस उद्देश्य के लिए मैं जो रूपरेखा तैयार करने जा रहा हूँ वह संक्षिप्तम तथा पर्याप्त होगी और आपको यह बात समझाने में सहायक होगी जो मैं इस योजना के गुणों व गुण के बारे में कहूँगा। 2. भारतीय संघ की उत्पत्ति तथा विकास। ऐसे 5 देश हैं जिन्हें आधुनिक समय में सरकार के संघीय ढांचे को अपनाने के लिए जाना जाता है। वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा जर्मन साम्राज्य, चौथा कनाडा, पांचवा ऑस्ट्रेलिया। इन पांचों के साथ साथ अब छठे राज्य को भी जोड़े जाने का प्रस्ताव है जो अखिल भारतीय संघ है। भारतीय संघ की घोषणा। इस संघ की घटक इकाइयां क्या है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए धारा 5 का अवलोकन करें। इसके अनुसार 1. महामहिम के लिए यह वैधानिक होगा यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उनको इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और यदि इसके बाद उल्लिखित शर्त को यह उद्घोषणा करके पूरा कर दिया जाता है कि यतद पश्चात नियुक्त दिन से भारतीय संघ के नाम से सम्राट के अधीन संघ का गठन किया जाएगा। का प्रांतों को इसके बाद गवर्नर के प्रांत के नाम से जाना जाएगा तथा खा वे देशी राज्य जो संघ में सम्मिलित हो चुके हैं या इसके बाद संघ में सम्मिलित हो सकते हैं और इस तरह स्थापित किए गए संघ में उन प्रांतों को भी सम्मिलित किया जाएगा जिन्हें इसके बाद प्रमुख कमिश्नर के प्रांतों के नाम से जाना जाएगा। 2. इसके बारे में शर्त यह है कि राज्य का इस अधिनियम की प्रथम सूची के भाग 2 में विहित उपबंध के अनुसार शासक राज्य परिषद के कम से कम 52 सदस्य चुनेंगे तथा खा जैसा कि उक्त उपबंध के अनुसार निश्चित किया गया है उनकी कुल जनसंख्या राज्यों की कुल जनसंख्या
की कम से कम आधे के बराबर होगी, जैसा कि निर्धारित किया गया है, और उन्होंने संघ को स्वीकार कर लिया है। इस संघ के उद्घाटन के लिए इस धारा द्वारा विहित शर्तों के अलावा यह स्पष्ट है कि संघ की इकाइयां इस प्रकार हैं: 1. गवर्नर के प्रांत, 2. मुख्य कमिश्नर के प्रांत तथा 3. देशी राज्य। इस भारतीय संघ का आकार क्या है? बहुत से लोग जब भारतीय संघ के बारे में बातचीत करते हैं तो वे यह महसूस नहीं करते कि इसका स्वरूप कितना विराट होने जा रहा है। कॉलम 1, कॉलम 2 जनसंख्या, कॉलम 3 क्षेत्र, कॉलम 4 इकाइयां। संयुक्त राज्य अमेरिका 12,27,75,040, 29,73,773, 48 राज्य प्लस एक संघीय जिला। जर्मनी 6,70,00,000, क्षेत्रफल 2,08,780, 25। स्विट्जरलैंड 4,66,400, 15,976, 22। कनाडा 1,03,76,786, 33,29,665, 9। ऑस्ट्रेलिया 66,29,839, 29,74,581, 6। भारत 35,28,37,778, 18,08,679, 162। क्षेत्र के मामले में भारतीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया का 3/5 व कनाडा का आधा हिस्सा है। यह जर्मनी से 9 गुना तथा स्विट्जरलैंड से 120 गुना बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से यह संयुक्त राज्य अमेरिका से 3 गुना, जर्मनी से 5 गुना, कनाडा से 35 गुना, ऑस्ट्रेलिया से 58 गुना तथा स्विट्जरलैंड से 88 गुना बड़ा है। उन इकाइयों द्वारा माप करने पर जिनसे यह बना हुआ है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से 3 गुना, जर्मनी से 6.1/2 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना, कनाडा से 18 गुना तथा ऑस्ट्रेलिया से 27 गुना बड़ा है। इस प्रकार भारतीय संघ केवल एक बड़ा संघ ही नहीं है, बल्कि यह संघों में सबसे विराट है। वह कौन सा स्रोत है जिससे संघ अपनी सरकारी शक्तियां तथा प्राधिकार प्राप्त करता है? धारा 7 के अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा महामहिम की ओर से संघ के कार्यकारी प्राधिकार का उपयोग किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि संघ का प्राधिकार सम्राट से प्राप्त होता है। इस संबंध में भारतीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ से भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ की शक्तियां लोगों से प्राप्त होती हैं। संयुक्त राज्य के लोग वे स्रोत हैं जिनसे प्राधिकार प्राप्त होता है। यह संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ से भिन्न है। भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा के संघों के अनुरूप है। ऑस्ट्रेलिया तथा कनाडा में संघीय राज्य के प्राधिकार का स्रोत भी सम्राट है और भारत सरकार अधिनियम की धारा 7, ऑस्ट्रेलियाई अधिनियम की धारा 61 तथा कनाडा के अधिनियम की धारा 9 के समतुल्य है। यह भी कि भारतीय संघ इस संबंध में अमेरिकी संघ से भिन्न है और कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के संघ के अनुरूप है। संयुक्त राज्य एक गणतंत्र है, जबकि कनाडा तथा भारत सम्राट के अधीन है। संयुक्त राज्य में सभी प्रकार के प्राधिकार का स्रोत जनता है। कनाडा तथा भारत में सभी प्राधिकार का स्रोत सम्राट है। सम्राट अपने प्राधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? इस प्रकार का प्रश्न कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया के संबंध में अनावश्यक है, क्योंकि सम्राट ही सभी प्राधिकार का अंतिम स्रोत है और उसके आगे या पीछे कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिसके प्रति उसका प्राधिकार उत्तरदायी हो। क्या ऐसा भारतीय संघ के बारे में कहा जा सकता है?
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि संघ के प्राधिकार के एक भाग के लिए सम्राट अंतिम स्रोत है और शेष भाग के लिए सम्राट अंतिम स्रोत नहीं है। यह वास्तविक स्थिति है, जैसा कि विलय के कानूनी दस्तावेजों की शर्तों से स्पष्ट होता है। मैं मसौदा प्रपत्र से निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। जबकि ऐसे देशी राज्यों से जो संघ में सम्मिलित हो सकते हैं और स्वशासी प्रांतों के रूप में गठित ब्रिटिश भारत के प्रांतों से बनाए जाने वाले भारतीय संघ की स्थापना के प्रस्ताव पर यूनाइटेड किंगडम की संसद के महामहिम की सरकार, ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों के शासकों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हो चुकी है। और जबकि इन प्रस्तावों पर विचार करने के बाद पाया गया कि भारतीय संघ यूनाइटेड किंगडम की संसद के अधिनियम तथा देशी राज्यों के विलय द्वारा गठित किया जाना चाहिए, और यह कि भारतीय संघ के गठन के उपबंध का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया है, और यह कि अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यह संघ उस तारीख तक स्थापित नहीं किया जाएगा जिस तारीख तक महामहिम उद्घोषणा द्वारा यह घोषित नहीं कर देते, और ऐसी घोषणा तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि देशी राज्यों की पर्याप्त संख्या इस संघ में सम्मिलित नहीं की जाती, और यह कि कथित अधिनियम मेरे किसी राज्य क्षेत्र पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि मेरी सहमति तथा अनुमति नहीं दी गई हो और जिसे संघ के प्रति मेरे प्रपत्र द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई हो। अतः अब मैं पूरा नाम तथा पदवी लिखें, शासक राज्यों का नाम लिखें, गवर्नर के प्रांत कहे जाने वाले प्रांतों तथा मुख्य कमिश्नर के प्रांत कहे जाने वाले प्रांतों तथा अन्य देशी राज्यों के शासकों सहित भारतीय संघ के नाम से सम्राट के अधीन संघ में संगठित होते हुए भारत के हितों तथा कल्याण की वृद्धि करने के लिए सहयोग के उद्देश्य से गठित राज्य की अपनी प्रभुसत्ता का उपयोग करते हुए यतत द्वारा अपने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ, और यतत द्वारा घोषणा करता हूँ कि महामहिम द्वारा इस विलय पत्र के स्वीकार कर लेने पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित भारतीय संघ में सम्मिलित होता हूँ। भारतीय संघ की यह बहुत ही बड़ी विशेषता है। भारतीय संघ तथा कनाडा व ऑस्ट्रेलिया के संघों में क्या अंतर है, किस मामले में राज्य अंतिम स्रोत होता है और किस मामले में नहीं, इन प्रश्नों को समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली, भारतीय संघ दो विशिष्ट क्षेत्रों से बना है, ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्य। यदि आप धारा 5 को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी, सम्राट के साथ इन दोनों क्षेत्रों के संबंध समान नहीं है। ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र सम्राट के अधीन है, जबकि देशी राज्य क्षेत्र सम्राट के अधीन न होकर शासक के अधीन है। यदि आप धारा 2 तथा 311 देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा। ब्रिटिश भारत का प्रांत क्षेत्र सम्राट के अधीन होने के कारण इसकी प्रभुसत्ता सम्राट के पास है, और देशी राज्य क्षेत्र शासक के अधीन होने के कारण राज्य की प्रभुसत्ता राज्य के शासक के पास है। अब आप समझ जाएंगे कि मैंने यह क्यों कहा है कि भारतीय संघ में शासक इसके प्राधिकार के एक भाग के लिए अंतिम स्रोत होता है, तथा जहां तक ब्रिटिश भारत इस संघ का अंग है, शेष भाग के लिए सम्राट भारतीय संघ के प्राधिकार का अंतिम स्रोत होता है। भारतीय शासक प्राधिकार का अंतिम स्रोत केवल वहां तक है जहां तक उसका राज इस संघ का अंग है। अतः जब धारा 7 कहती है कि संघ के कार्यकारी
प्राधिकार का उपयोग सम्राट की ओर से गवर्नर जनरल द्वारा किया जाएगा। इस मामले में यह समझ लेना चाहिए कि भारतीय संघ को मजबूत बनाने के लिए गवर्नर जनरल को सम्राट द्वारा प्रत्यायोजित किए जाने वाला प्राधिकार आंशिक रूप से स्वयं उसका और आंशिक रूप से देशी राज्यों के शासकों से प्राप्त किया जाता है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सम्राट उस प्राधिकार को प्राप्त करता है जो प्राधिकार देशी राज्य के शासक का है? भारतीय अधिनियम के अंतर्गत इस प्रक्रिया को विलय के रूप में जाना जाता है। विलय पत्र के माध्यम से विलय लागू किया जाता है जो राज्य के शासक द्वारा हस्ताक्षरित होता है। विलय पत्र से संबंधित उपबंध धारा 6(1) में दिए गए हैं। यह धारा इस प्रकार है। 6. किसी राज्य को संघ में शामिल किया हुआ तभी माना जाएगा जब महामहिम शासक द्वारा स्वयं अपने वारिसों तथा उत्तराधिकारियों के लिए हस्ताक्षरित विलय पत्र पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाकर का घोषणा करता है कि वह इस उद्देश्य के साथ इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संघ में शामिल होता है कि महामहिम सम्राट भारत के गवर्नर जनरल, संघीय विधानमंडल, संघीय न्यायालय तथा संघ के उद्देश्यों के लिए स्थापित कोई अन्य संघीय प्राधिकरण अपने विलय पत्र के अनुसार हमेशा उसकी शर्तों के अंतर्गत तथा केवल संघ के उद्देश्यों के लिए अपने राज्य से संबंधित ऐसे कार्यों को करेगा जो इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे जाते हैं तथा ख यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व लेता है कि उसके विलय पत्र के अनुसार जहां उपबंध अनुप्रयोजक है इस अधिनियम के उपबंधों को समुचित रूप से अपने राज्य में लागू करेगा। जहां तक देशी राज्य संघ का अंग है, विलय पत्र के कारण पहले ही सम्राट को प्राधिकार मिल जाता है तथा यह इस कारण से संघ के ऊपर सम्राट का प्राधिकार आंशिक रूप से प्राप्त अधिकार है। संघ की उत्पत्ति का यही नियम है। इस संघ के विकास का नियम क्या है? दूसरे शब्दों में परिवर्तन का नियम क्या है? परिवर्तन का नियम धारा 6(1) का अनुसूची 2 तथा धारा 6(5) में दिया गया है। धारा 6(1) का में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अपने विलय पत्र के माध्यम से कोई राजा इस अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में सम्मिलित हो सकता है। अनुसूची 2 में संविधान में भविष्य में होने वाले संशोधन का उल्लेख है। यह घोषणा करती है कि भारत सरकार अधिनियम में क्या क्या उपबंध हैं जिनके संशोधन से विलय पत्र प्रभावित होगा और वे कौन से उपबंध हैं जिनके संशोधन से राज्यों का विलय पत्र प्रभावित नहीं होगा। धारा 6(5) 2 बातें कहती है। प्रथमतः इसमें प्रावधान है कि विलय पत्र इन उपबंधों में संशोधन करने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करेगा जिनकी घोषणा अनुसूची 2 द्वारा की गई है और जो विलय पत्र को प्रभावित किए बिना संशोधन किए जाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर यह भी प्रावधान है कि यद्यपि संसद इस अधिनियम के उपबंध में विलय पत्र को प्रभावित किए बिना संशोधन कर सकती है, जैसा कि अनुसूची 2 में घोषणा की गई है कि उनमें ऐसा संशोधन राज्यों पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि उस राज्य द्वारा पूरक विलय पत्र के माध्यम से उसे बाध्यकारी स्वीकृत नहीं कर लिया जाता। संक्षेप में, इस संघ की इकाइयां कार्रवाई की सामान्य व्यवस्था का रूप नहीं लेती। ये इकाइयां अलग अलग हैं, उन्हें साथ साथ रखा जाता है। कुछ उद्देश्यों के लिए इन इकाइयों की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली जा सकती। कुछ
अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यह परिवर्तन सभी इकाइयों को एक तरह नहीं बांध सकता। कुछ इसे मानने के लिए बाध्य होंगी और कुछ इसे तब तक नहीं मानेंगी जब तक कि वे बाध्य होने की सहमति प्रदान नहीं कर देती। दूसरे शब्दों में, इस संघ में विकास का कोई प्रावधान नहीं है। यह अचल है, यह गतिशील नहीं हो सकता। विकास द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है, तथा जहाँ संभव है वहाँ वह तब तक बाध्यकारी नहीं है जब तक उसे स्वीकृत नहीं किया जाता।